अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है। अगर आप लोग इसको गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आज हमारे टॉपिक का नाम है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इससे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दूं, और वो ये है कि रदरफोर्ड ने एक एटम का मॉडल पेश किया था और उसने कहा था कि ये एक न्यूक्लियस है, सेंटर में एक न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द हमने एक ऑर्बिट बनाया और ऑर्बिट के अंदर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप समझे, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक शेल है और शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करेगा। अब इसका क्या मतलब है, हमने इसको अब समझाते हैं। बेसिकली अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन ने मूव किया मूव किया मूव किया, जब इसने पूरे ऑर्बिट का चक्कर काटा, जब ये अपनी पोजीशन पे वापस आएगा तो ये ऐसे मूव कर जाएगा कंटिन्यूसली, ऐसे ऐसे वापस आया, फिर एक और मजीद नीचे, फिर मजीद नीचे, और ऐसे करते करते अपने न्यूक्लियस के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और न्यूक्लियस पॉजिटिव का इंट्रैक्शन होगा तो एटम खत्म हो जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास इसको करेक्ट नहीं समझा गया। लेकिन इस केस में रदरफोर्ड ने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है, ऑर्बिट्स में मूव कर रहा होता है, और इस कंटिन्यूस मूवमेंट में मुसलसल एनर्जी क्या हो रही होती है, रेडिएट कर रही होती है। लेकिन फिर रदरफोर्ड के ही एक स्टूडेंट ने जो बड़ा हुआ, उसने फिर थ्योरीज पेश की, फिर उसी ने ही इस थ्योरी को डिसकरेक्ट प्रूव किया। और प्रूव क्या किया, अपना उसने एक पोस्टुलेट दिया, और वही हमारा आज के टॉपिक का पहला पोस्टुलेट है। उसने क्या कहा, बोहर ने क्या कहा कि ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस आ गया, ये एक ऑर्बिट है और ये उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में, क्वांटाइज का मतलब भी मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी आगे। फिलहाल आप सिर्फ इस पोस्टुलेट को समझें कि एक इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट में कंटिन्यूसली मूव करेगा विदाउट रेडिएटिंग। क्या रेडिएट किए बगैर? एनर्जी। वो एनर्जी निकाले बगैर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक ऑर्बिट में मूव करता रहेगा। अब एनर्जी कब रेडिएट होगी? एनर्जी रेडिएट तब होगी जब, अब समझ लें एक और ऑर्बिट हमने बना लिया है, अब इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर अपने निचले ऑर्बिट में या निचले ऑर्बिट में आएगा तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो वो बात की बात है, लेकिन आप इतना ही समझ लें कि एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में विदाउट रेडिएटिंग मूव करता रहेगा। अब मैं आपको बोहर का पहला पोस्टुलेट भी समझा दूं। ये देखें, एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एन एटम। जी देखें क्या बात की, एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, आप समझते जाए इसको। एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द, मैं पीछे से पोस्टुलेट रीड करी हूँ, आप लोग देखते हैं। एक एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एन एटम can move around the nucleus in circular orbits without radiating. These orbits are called discrete stationary states of an atom. I hope so आपको फर्स्ट पोस्टुलेट समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास है सेकंड पोस्टुलेट। अब सेकंड पोस्टुलेट समझने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपना, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप कंसीडर करें ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है और ये एक ऑर्बिट है। हमने 4 ऑर्बिट्स बना लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये बेसिकली मैं आपको क्वांटाइज्ड का मतलब समझा रही हूँ। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है? ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये वेरियस ऑर्बिट्स है एक एटम का, ठीक है ना। आप समझ लें, ये एक ऑर्बिट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे है। अब एक इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके इधर आ सकता है, या इधर आ सकता है, या इधर भी आ सकता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो इधर आ जाए बीच में, जब वो इधर आ जाए, जब वो इधर आ जाए, जब वो इधर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। वो इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, लेकिन इनके बीच में कहीं पर नहीं आ सकता। या तो इनला है तो इनला, इसमें ये वाला केस है, या तो ऊपर या तो नीचे, या तो इधर या तो इधर, लेकिन वो कभी भी बीच में नहीं आएगा। ये बेसिकली मतलब होता है क्वांटाइज्ड का। आई होप सो आप लोगों को क्वांटाइज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट 100% तक क्लियर होगा जब आप मेरी इस पूरी बात को सुन लेंगे। बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बोहर का सेकंड पोस्टुलेट। तो इस पोस्टुलेट के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, वो उसके इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के इक्वल होगा। मैं 100% श्योर हूँ आपको समझ कुछ नहीं आएगा। अब आप कंसीडर कर लें कि हम एक एटम बनाते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव न्यूक्लियस आ गया, जिसका एक ऑर्बिट है, ये दूसरा है, और ये तीसरा हमारे पास क्या आ गया है, एटम। हमने पूरा एक एटम बना लिया। अब सपोज करें एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अब आप एक बात जहन में रख लें कि वही बात मैं इसको दोबारा रिपीट करूँगी, इलेक्ट्रॉन या तो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, या तो सेकंड में होगा, या तो थर्ड में होगा। एक इलेक्ट्रॉन कभी भी
हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन या तो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, या तो सेकंड में होगा, या तो थर्ड में होगा, या तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, लेकिन कभी भी इन ऑर्बिट्स के बीच में मौजूद नहीं होगा कि भाई मेरी मर्जी मैं अपना एक ऑर्बिट बनाकर बीच में रिवॉल्व करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये ऑर्बिट्स फिक्स्ड होते हैं, इनकी जो जंप मार के जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो भी फिक्स्ड होती है। ये सारी की सारी बात क्वांटाइज्ड का मतलब एक्सप्लेन करती है। और इलेक्ट्रॉन कभी भी यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, यहाँ पे वो या तो यहाँ होंगे, या तो यहाँ होंगे, या तो यहाँ होंगे। इनकी एनर्जीज, इनके ऑर्बिट्स फिक्स्ड होते हैं। आप इतनी बात समझ लेंगे, आपकी सारी बात ही समझ में आ जाएगी। अब सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन है। अब हमारा एक जो पोस्टुलेट है वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल है। पहले आप देख लें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। समझ लेंगे L इज इक्वल टू mv/r, ये सब क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। अब हम इसको कंसीडर करें तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मैस है, बिल्कुल है, इसका मैस बिल्कुल है। अब इसकी वेलोसिटी है, बिल्कुल है, जिस स्पीड से ये इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो उसकी वेलोसिटी है। अब रेडियस का क्या मतलब, अब रेडियस का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। अब फर्स्ट ऑर्बिट में तो रेडियस की वैल्यू स्मॉल होगी, सेकंड में होगा तो रेडियस की वैल्यू ज्यादा होगी, थर्ड में होगा तो रेडियस की वैल्यू और ज्यादा होगी। तो ये क्या करती है, ऑर्बिट पर डिपेंड करती है। खैर आप इस बात को छोड़े, आप इस बात पर एग्री करते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैस एंड वेलोसिटी एंड द रेडियस। तो इलेक्ट्रॉन का मैस भी होता है, वेलोसिटी भी होती है, उसका रेडियस भी होता है। ठीक है। अब बोहर के जो पोस्टुलेट था उसमें उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है एक इंटीग्रल मल्टीपल के h/2π के। अब इसका क्या मतलब, एक इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा h/2π के। ठीक है। अब इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि हर h/2π से पहले आप लोग एक वैल्यू लिखेंगे किसकी, n की। n की वैल्यू बेसिकली ये डिसाइड करती है कि ऑर्बिट कौन सा है। अगर देखें ये वाली वैल्यू तो फिक्स्ड है जो ऑर्बिट्स के लिए लगेगी। अब n अगर होगा, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो n की वैल्यू 1 होगी। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में बैठा है तो n की वैल्यू 2 होगी। इसका मतलब सेकंड ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की nh/2π होगी। अगर वो थर्ड ऑर्बिट में बैठा है तो n की वैल्यू 3 होगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तीसरे शेल के लिए कितना होगा, 3h/2π। तो इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि हम n से मल्टीप्लाई करेंगे और n होगा कि वो किस ऑर्बिट में बैठा हुआ है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में होगा तो 1 आ जाएगा, 2 सेकंड में होगा तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आप लोग, मैं आपको इस पोस्टुलेट को रीड करवा देती हूँ। ओनली दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हमने h/2π का फॉर्मूला यूज किया वो किसके लिए एप्लीकेबल है, वो सिर्फ फर्स्ट इसके लिए एप्लीकेबल है, या इसके लिए, या इसके लिए, या बिल्कुल स्टेशनरी जो आगे हमारे पास होंगे। ये कभी भी बीच वाली वैल्यू के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, या तो ये इसके लिए होगा, या तो इसके लिए, है तो इसके लिए कभी भी इन बीच वाली के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ यही डिस्क्रीट स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं जिसके लिए ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम अपनी मर्जी से एक ऑर्बिट बीच में बना लें और कह दें कि भाई ये हमारे पास, हमने ऑर्बिट अपनी मर्जी से बीच में बना लिया। हम कह देते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2h/2π हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारे पास एक डिस्क्रीट है, या तो ये वाला, या तो ये वाला, या तो ये वाला, या फर्दर जैसे ऑर्बिट्स होंगे उनके लिए h/2π की वैल्यू क्या होगी, वो एप्लीकेबल होगी। तो इस पोस्टुलेट का मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बराबर होगा किसके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के। आई होप आपको दूसरा पोस्टुलेट भी समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर आपको रीड करवा देती हूँ। to an is equal to an integral multiple of h/2π। हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, where n is equal to 1 2 3 या so on। मतलब ये जो n है ये ऑर्बिट कोई सा भी हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन वो फिक्स्ड ऑर्बिट हो। ऐसे ना कि हम खुद अपनी मर्जी से एक एटम में एक ऑर्बिट बना दें, हम कहते हैं इसके लिए एप्लीकेबल, ऐसा नहीं होगा। n is called the principal quantum number, m and v are the mass and velocity of the orbiting electron respectively, and h is the Planck's constant। आप लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि h की वैल्यू क्या होती है और h हमारे पास Planck's constant होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है तीसरा पोस्टुलेट। अब आप उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। मैं आपकी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, ये वाली इस वीडियो में आपको अगर समझना है तो आप मेरा पिछला लेक्चर जाके ले सकते हैं। फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास कुछ ऑर्बिट्स हैं जस्ट लाइक दिस। एक इलेक्ट्रॉन n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 and n is equal to 4 आ गया। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन है जो थर्ड ऑर्बिट में बैठा हुआ है और वो थर्ड ऑर्बिट से जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आता है। तो जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करता है उसे हम कहते हैं n, और जिस ऑर्बिट में जंप करता है उसे हम कहते हैं p। तो इस केस में n की वैल्यू है 3 और p की वैल्यू है 2। ठीक है। आई होप आपको समझ में, डिटेल नहीं बता रही तो मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, जनरल कॉन्सेप्ट है, आप इसको ले लेंगे तो फिर भी हमारे पास आप इजीली समझ लेंगे। ऑलराइट। अब तीसरा पोस्टुलेट हमें क्या कहते हैं, हमें ये कहते हैं कि सपोज कर लिए हमारे पास एक एटम है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले बताया, जिस शेल से जंप करेगा उसे हम कहेंगे n और जिस शेल में जंप करेगा उसे हम कहेंगे p। अब सपोज करें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, अब वो यहाँ से जंप करके कहाँ आएगा, यहाँ पे। ये सेकंड ऑर्बिट है तो हम इसे कहेंगे en।
और यहाँ पे आएगा तो हम इसे कहेंगे ईपी। ये एनर्जीज की बात करें, यहाँ पे इसकी एनर्जी ये होगी और यहाँ पर इसकी एनर्जी ये होगी। क्या मतलब, जिस शेल से इलेक्ट्रॉन जंप किया उसे हमने कहा n। अब इस शेल से जंप किया यानी n से जंप किया तो n में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हुई En। अब जब ये p में आया, जिस शेल में जंप किया यानी कि वो p है, अब p में आया तो इसकी एनर्जी क्या होगी, Ep होगी। ठीक है, अब जब ये ऊपर वाले ऑर्बिट से जंप करके नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा तो सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। इसे हम कहेंगे कि हम इसको एक प्रॉपर नाम दें तो हम कहेंगे जब ये सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो एक फोटोन ऑफ एनर्जी हमारे पास रिलीज होगा, उसे हम कहते हैं HF। क्या हो, ये HF है, ये एनर्जी रिलीज हुई है। ये क्या रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है। अब आप समझ लें हायर ऑर्बिट में इसकी एनर्जी थी En, यानी कि n से जंप किया तो उसकी उस वक्त n की स्टेट में इसकी एनर्जी क्या थी En, फिर आया p में तो p में इसकी एनर्जी क्या थी Ep। तो ये हायर एनर्जी है, ये लोअर एनर्जी। अब जो एनर्जी डिफरेंस है वो कहाँ गया, तो बेसिकली वो एनर्जी रिलीज हुई एक फोटोन की फॉर्म में। अब वो HF वही फोटोन है। अब HF की एनर्जी क्या आई, En नेगेटिव Ep। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्टेट में जब ऊपर वाले शेल में था तो जो इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन जब वो नीचे वाले शेल में आया तो उसकी एनर्जी कम हो गई। अब एनर्जी डिफरेंस तो आया, तो वो एनर्जी डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन ने एक फोटोन ऑफ एनर्जी रिलीज किया। उस फोटोन ऑफ एनर्जी की वैल्यू क्या है, वो कितना है, उसके अंदर कितनी एनर्जी है, तो HF वही फोटोन ऑफ एनर्जी है और इसकी जो वैल्यू है वो है En नेगेटिव Ep, यानी कि n में जिस शेल से उसने जंप किया उसमें जो उसकी एनर्जी थी माइनस करेंगे उस एनर्जी से जो उसकी p शेल में थी। p यानी p शेल कौन सा, जिसमें उसने जंप किया, यानी हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। सपोज इसकी एनर्जी 8 थी, इधर आकर उसकी एनर्जी 6 बची, तो 8 नेगेटिव 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। उसने 2 मतलब मैं जनरल वैल्यू दे दूंगी, इसने उसकी जो फोटोन की एनर्जी थी वो 2 थी। तो यही हमारा पोस्टुलेट है नंबर 3। व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम मेक्स अ ट्रांजिशन, यानी कि वो ट्रांजिशन करता है, वो जंप करता है। दैट ट्रांजिशन, अब ट्रांजिशन का मतलब हमने आगे बताया, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन कॉमा दैट इज, यानी ट्रांजिशन का मतलब है जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट En टू अ लोअर एनर्जी स्टेट Ep, अ फोटोन ऑफ एनर्जी HF इज इमिटेड। और उस HF की वैल्यू क्या है, HF इज इक्वल टू En नेगेटिव Ep। आप लोग इसको बार बार सुनेंगे तो बार बार भी ना सुने, आप लोग इसको एक ही दफा गौर से सुने तो आपको समझ में आई होप सो आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप लोग अगला टॉपिक मेरी अगली वीडियो में देख सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।